Hey everyone, this is Saloni Pandey and I welcome you all to Magnet Brains, the only channel where you get complete CBSE courses। यहाँ पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो, साथ ही साथ में NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सभी स्टेट बोर्ड के वीडियोस, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री। आपको 2 लेक्चर्स देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि आपको कोई पेमेंट करना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि सब कुछ है फ्री विथ मैग्नेट ब्रेन्स, यानी कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। और हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हम एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्या थीम होगी, ये सारा कुछ एक ओवरव्यू हम कर चुके हैं। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो आपको आने वाले लेक्चर समझ में आएंगे, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से एक बार उसको जो है देख लीजिए। एंड देन आज के हमारे इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। इस चैप्टर में हम बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और साथ ही साथ में सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझने वाले हैं। सोसाइटी किस तरह से इंडिविजुअल को कॉन्स्ट्रेन करके रखती है, एक्सेट्रा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली ये सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, दोनों को एक एक करके समझेंगे। और साथ ही साथ में क्या सारे कंसेप्ट जो हैं आपको यहाँ इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये जो टर्म है इसमें किस एक चीज की बात हो रही, नाम से क्या समझ में आता है आपको, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि मतलब किसी तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है, कुछ अरेंजमेंट है। और सोशल मतलब सोसाइटी, यानी कि जो आपकी सोसाइटी है दैट इज स्ट्रक्चर्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पर अरेंज्ड है इन पर्टिकुलर वे। सोशल स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने जो है एक अरेंजमेंट है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में हम समझेंगे। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो सोसाइटी है उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक बॉल है, तो बॉल कैसी, आप बोलो राउंड है, मतलब बॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो राउंड है। मैं आपसे बोलूं ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे कि उसमें जो है मतलब ये एक शेप है, मैं बोलूँ ये कैसा, तो आप बोलोगे ट्रायंगल है, क्योंकि जो है इसमें 3 साइड्स हमको देखने को मिली, 3 कॉर्नर्स देखने को मिले, 3 एंगल्स देखने को मिल रहा है, एक्सेट्रा। ये इस शेप की, इस स्ट्रक्चर की बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा ना समझें कि अगर हम इंडियन सोसाइटी बोल रहे हैं तो जो इंडियन सोसाइटी का पूरा मैप है वो उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर नहीं, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी, एक पूरे अरेंजमेंट, एक पूरे सिस्टम के थ्रू चल रही है। क्लियर है? अभी बस इतनी सी बात ध्यान में रखो, एक एक करके सारी चीज समझ में आएंगी। नाउ द सोशल एनवायरनमेंट इन विच वी एग्जिस्ट do not just consist of random assortments of events or actions। जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपके आसपास में सारा नेचर है, आपके आसपास में वाटर है, ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, और जो भी सारा आपको दिख रहा है, मतलब दिख नहीं भी रहा है, विजिबल इनविजिबल, वो आपका नेचर होता है। लाइक एयर है, ऑक्सीजन है, ये एक्सेट्रा, ये आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। सोशल इन्वायरमेंट यानी सोसाइटी में जो भी चीज़ें आसपास में हैं। जैसे हम चैप्टर जो हमने हमारी बुक 1 में पढ़ा, चैप्टर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में, कि सोसाइटी में ग्रुप्स हैं, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी में रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी का पार्ट होती हैं। क्या सारी चीज़ें? सो लाइक वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीफ्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स, और इन सब में क्या आता है, लाइक कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, एक्सेट्रा। मैं आपसे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिफाइन करने को बोलूँ तो आप मुझे बताओगे कि हाँ वाटर है, ट्रीज होती हैं, ऑक्सीजन होती है, देन ये सारी चीज़ें आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ टाइप्स। अब मैं आपसे कहूँ सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का एक अपना इन्वायरमेंट है, तो उसमें क्या सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको एक सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। यहाँ हम पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, बट इन जनरल जो सोसाइटीज़ में चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो है एक सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो जो सोशल इन्वायरमेंट होता है वो सोशल इन्वायरमेंट रैंडम इवेंट्स की वजह से नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नेचर है,
नेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो भी ट्रीज़ हैं, जो भी वाटर है और जो भी पूरा आपका नेचर है आसपास में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई अर्थक्वेक आने वाला होगा तो क्या आप उसको कंट्रोल कर लोगे? कोई फ्लड आने वाला होगा तो क्या आप उसको कंट्रोल कर लोगे? कोई नेचुरल कैलेमिटी होने वाली होगी तो क्या आप उसको कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज नेचर इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो सोशल इन्वायरमेंट है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कंट्रोलेबल। वो ऐसा नहीं है कि रैंडम जो भी इवेंट्स चल रहे हैं तो उस हिसाब से सोसाइटी भी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपसे नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ तो याद कीजिए डार्विन की थ्योरी, जो आपके नेचुरल साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, वो नेचुरल इवोल्यूशन की थ्योरी देते हैं। आपने ये थ्योरी 6th क्लास में पढ़ी होगी साइंस में, कि कैसे जो है ये पूरी जो पूरा ह्यूमन बींग्स हैं ये कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे हमने देखा कि पहले जो है फिश हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मैमल्स बने, फिर ऐसे चलता गया चिंपांजी बने, चिंपांजी से कैसे ह्यूमंस बने। तो ये जो पूरा इवोल्यूशन चल रहा है इसमें लंबे समय तक वही इंसान सर्वाइव कर पाया है जो फिट था, ठीक है। तो यानी कि नेचर जो है वो चलता जा रहा है, कभी उसमें बहुत ही वार्म क्लाइमेट है, कभी जो है बहुत ही हॉट क्लाइमेट है, तो ये मतलब बहुत कभी कोल्ड क्लाइमेट है, वार्म हॉट एक ही हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो नेचर है वो पूरा आपका चलता चला जा रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो सोशल एनवायरनमेंट है वो आपके कंट्रोल में होता है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर अंडरलाइंग रेगुलरिटीज और पैटर्न्स इन हाउ पीपल बिहेव एंड इन द रिलेशनशिप दे हैव विथ वन अनदर। अब कुछ रेगुलरिटीज होती हैं, मतलब कि सोसाइटी में जो भी पीपल रह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडिविजुअल से मिलके ही सोसाइटी बनी है। सोसाइटी किससे मिलके बनी है? इंडिविजुअल से। तो जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उन्हें किस तरह से बिहेव करना है, क्या आपका एक पैटर्न होगा बिहेवियर को लेके, आपकी रिलेशनशिप क्या होगी एक दूसरे के साथ में। सोसाइटी में जो होती है सोशल रिलेशनशिप्स भी होती हैं, तो रिलेशनशिप किसकी किसके साथ में कैसी होने वाली है, ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट को डिफाइन करती हैं कि सोशल इन्वायरमेंट कैसा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कंट्रोलेबल नहीं है, आप नहीं बता सकते हो कि कब कहाँ पर अर्थक्वेक आना चाहिए, अर्थक्वेक को किस तरह से आना चाहिए, आप ऐसा बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। लेकिन जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसमें जो पीपल रह रहे हैं उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए सबके बीच में, इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो सारी रेगुलरिटीज होती हैं, these regularities that the concept of social structure refers, social structure इन रेगुलरिटीज से मिलके बनता है। तो मतलब इन शॉर्ट अभी तक हमने जो भी चीज को समझा, यहाँ तक इधर तक जो भी आपने पढ़ा, जो भी मुझसे आपने सुना, उसमें से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो किन एक चीज से मिलके बना है, कि पीपल को कैसे बिहेव करना है, क्या रिलेशनशिप्स उनके बीच में होना चाहिए, एक जो सोशल एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, जैसा सोशल एनवायरनमेंट होगा वैसा सोशल स्ट्रक्चर होगा। तो एक पार्ट यहां तक हमने समझ लिया सोशल स्ट्रक्चर का, कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर होगा वो सोशल एनवायरनमेंट से बनेगा। किससे बनेगा? सोशल एनवायरनमेंट से। ये सोशल एनवायरनमेंट में हम क्या सारी चीज़ों को एंश्योर करेंगे कि हाउ शुड पीपल बिहेव एंड व्हाट शुड बी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, कैसे उनको बिहेव करना चाहिए। जब हम इस सोशल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करेंगे, वो रेगुलरिटी ही सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारी रेगुलरिटीज ही जो है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गया सोशल स्ट्रक्चर को लेके। आपको सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझना है एक एक करके आराम से। क्लियर है? जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से हर एक चीज को सुनो समझो, तभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। और ये सारी चीजें जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, पहले से इन द सेंस कि आपने बुक 1 पढ़ी थी, वहां से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी पढ़ोगे उसके बाद में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं आएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, 12th में आओगे उसमें भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, आगे सोशियोलॉजी पढ़ोगे उसमें भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो इसीलिए मतलब स्ट्रक्चर भी, स्ट्रैटिफिकेशन भी, ये सारी चीजों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अप टू अ पॉइंट इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटीज एज रिसेंबलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। अब कुछ हद तक हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो पूरी सोसाइटी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसे एक बिल्डिंग से रिसेंबल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है। इन जनरल आपने जो पढ़ा हुआ है अभी तक कि जस्ट सपोज ये एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई टॉप पर होगा, इसमें कोई मिडिल पर होगा और इसमें कोई बॉटम पर होगा। कुछ इस तरीके से आपने जो है एक सोसाइटी में पढ़ा है कि सोसाइटी में हायरार्की होती है, सोसाइटी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। ये चीजें पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं
होगा, आई होप सो, ठीक है। अब इस एक स्ट्रक्चर को आप एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग होती है, ये एग्जांपल मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी दिया था कि जैसे एक बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। जस्ट सपोज ये बिल्डिंग जो है इसमें 4 फ्लोर्स हैं, क्लियर है। सो कोई जो है वो 4th फ्लोर पे रहते हैं, कुछ लोग हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कोई 3rd पे रहता है, कोई 2nd पे रहता है, क्लियर है। तो ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं एक बिल्डिंग के, यानी कि ये भी हमको दिखा रही है कि कोई सबसे ऊपर वाली जो है मतलब फ्लोर पे रह रहा है, कोई सबसे नीचे वाले पर रह रहा है। एक स्ट्रक्चर हमें भी यहाँ बिल्डिंग का देखने को मिल रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये किन चीजों से मिलके बना, तो बिल्डिंग बनी वॉल्स से, फ्लोर से, रूफ से, और ये सारी चीजें मिलके उस बिल्डिंग को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने वॉल्स बनाई ब्रिक्स वगैरह को यूज करके, इसका एक फ्लोर हमने बनाया, इसका एक टॉप हमने बनाया, और इस तरीके से जो है एक बिल्डिंग हमको बनती हुई दिख गई। जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये एक बिल्डिंग बनी, इसको फॉर्म कब मिला, जब उसमें जो है वॉल्स, फ्लोर, रूफ, इन सारी चीजों को बनाया गया, तो इस बिल्डिंग का एक शेप आ गया। सेम वे में जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलके बना है, वो ह्यूमन एक्शंस से और रिलेशनशिप्स से मिलके बना हुआ है। ह्यूमंस जिस तरीके से एक्शन करते हैं, उनके बीच में जिस तरीके से रिलेशनशिप होती है, जो पूरा बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें क्या बनाती हैं, वो सारी चीजें सोशल स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बताती हैं। आए यहाँ पर समझ में, क्या एक चीज मैंने आपसे कही कि जो एक बिल्डिंग होगी, जैसे आपका घर है, आपके घर का एक शेप होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर किन चीजों से मिलके बना, कि किस तरीके से वहां पर वॉल्स बनी है, कहां पर आपका गेट होगा, कहां पर आपका फ्लोर होगा, कहां पर आपकी रूफ होगी, इन सारी चीजों से मिलके उस आपके घर का स्ट्रक्चर बना है। वैसे ही जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी किससे मिलके बनी, चलो घर तो बन गया सीमेंट से, ब्रिक से, इन सारी चीजों से मिलके, लेकिन जो सोसाइटी है वो किन चीजों से मिलके बनी, वो ह्यूमन से मिलके बनी, इंडिविजुअल से मिलके बनी। तो इंडिविजुअल जैसे बिहेव करेंगे, जैसे रिलेशनशिप में होंगे, जो भी उनके बीच में मतलब जैसे भी एक्शन करेंगे, वो सारी चीजें मिलके क्या बताएंगी कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीजें बताएंगी सोशल स्ट्रक्चर। तो सेकंड पॉइंट हमको ये मिल गया कि सोशल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू ह्यूमन एक्शंस प्लस रिलेशनशिप्स। ये हमको मिल गया एक सेकंड पॉइंट। क्लियर है, आए यहाँ भी समझ में कि सबसे पहले मैंने आपको सोशल एनवायरनमेंट वाला पॉइंट बताया था, एंड सेकंड पॉइंट हो गया ये, दैट इज ह्यूमन एक्शन प्लस रिलेशनशिप इक्वल सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ तक आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बता सकते हो कि मुझे ये डाउट आ रहा है, अभी मुझे ये पॉइंट जो है समझ में नहीं आया है, बट आई होप सो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में और समझते हैं। नाउ व्हाट गिव्स दीज पैटर्निंग इज देयर रिपीटेशन अक्रॉस पीरियड्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंसेस ऑफ स्पेस। अब जैसे कि जो सोशल स्ट्रक्चर बना ह्यूमन एक्शन से और रिलेशनशिप से मिलके, तो ये ह्यूमन एक्शंस, ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीजों में एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न जो सालों साल चला आ रहा है, जो मतलब टाइम पीरियड हो या कोई भी एरिया हो, वहाँ वैसा ही पैटर्न चलता है, इसीलिए सोशल स्ट्रक्चर आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपसे लाइन कही, इसे कैसे समझोगे, देखो एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। Thus, the ideas of social reproduction and social structure are very closely related to one another in sociological analysis। मतलब कि एक हो गया social reproduction। social reproduction का मतलब क्या होता है कि जब भी सोसाइटी में जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी तरीके की चेंज की रिक्वायरमेंट होगी, हम वो करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दोबारा से बन रही है, ठीक है, रिप्रोड्यूस हो रही है, वापस से बन रही है, उसमें न्यू चीज़ें जो हैं ऐड हो रही है, न्यूनेस आ रही है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आप डेली स्कूल जाते हैं और आपको डेली आपके टिफिन बॉक्स में सेम खाना खाने को मिले, डेली सेम मिल रहा है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप चाहोगे यार कभी तो कुछ चेंज हो, क्या रोज रोज यही खाना मैं लेके आता हूँ, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पर आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें खाने को मिले, अच्छी अच्छी चीजें डेली मिले, तो आपको वो चीज अच्छी लगेगी ना। जस्ट सपोज एक एग्जांपल, मतलब ये थोड़ा सा बहुत मतलब अजीब सा हो जाएगा, सुनने में अजीब लगेगा, बट जस्ट सपोज आप डेली घर जाओ स्कूल से और आपके पेरेंट्स का जो फेस है वो डेली बदल जाए, डेली फेस बदल रहा है, आप स्कूल से घर जाओ डेली फेस बदल गया, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो वैसे ही कोई चीज अगर बार बार सेम चीज हो रही है तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगी, अगर बार बार कोई चीज चेंज हो रही है तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए चेंज भी जरूरी है और थोड़ी सी जो है सेमनेस भी जरूरी है। सेमनेस इन द सेंस कि जो है एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्टेटस क्यों बना रहे,
ठीक है, जो भी स्टेटस क्यों बना है, जो भी एक ऑर्डर बना हुआ है वो बना रहा है ना। तो इसीलिए चेंज भी जरूरी है। तो सोसाइटी क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है, सोसाइटी में चेंजेस भी होते हैं। वैसे ही सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया कि जो भी ह्यूमन एक्शंस कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे सपोज डेली ह्यूमन एक्शंस चेंज हो जाते हैं, डेली रिलेशनशिप जो है वो बदल जाती हैं, तो क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। तो इसीलिए एक सोशल स्ट्रक्चर का होना भी जरूरी है, साथ साथ में सोशल रिप्रोडक्शन होना भी जरूरी है। ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, यानी फॉर कंडक्टिंग सोशियोलॉजी। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल एंड अ फैमिली। अब एक एग्जाम्पल लो, एक तरफ एक स्कूल है और एक तरफ एक फैमिली है, दोनों का एक एक करके एग्जाम्पल हम समझेंगे। इन अ स्कूल सर्टेन वेज ऑफ बिहेविंग आर रिपीटेड ओवर द ईयर्स एंड बिकम इंस्टीट्यूशन। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में एडमिशन प्रोसेस जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो रूल्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इतने टाइम पे ही आपकी रिसेस होनी चाहिए, इतने टाइम पे ही आपकी जो है मतलब रिसेस इन द सेंस कि आपका एक वो लंच ब्रेक हो गया और एक जो आपकी फाइनल छुट्टी हो जाती है जो वो वाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जो एनुअल फंक्शंस होंगे, तो साल में एक एनुअल फंक्शन हमको चाहिए भैया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है डेली असेंबलीज जो होती हैं, ठीक है, डेली असेंबलीज कंडक्ट होती हैं, और ये सारी चीजें हर एक स्कूल के अंदर जो होती हैं, दीज आर सेम, इवन द स्कूल एंथम्स, ठीक है। तो ये क्या चल रही है, ये सालों सालों से चलती चली आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ डेली असेंबली कंडक्ट होती है, वहाँ पर एक रिसेस टाइम होता है, आपको उतने ही टाइम में लंच करना, उसके अलावा आपको लंच नहीं करना, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर एक स्कूल के, आपको प्रेयर कौन कौन सी सिंग करना है, आपका स्कूल का एंथम जो होगा, कौन से डे पर एनुअल फंक्शन जो है उसको सेलिब्रेट करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। आप जस्ट सपोज आज 11th में हो, कल को 12th में आओगे, सेम चीज चलेगी। आप कल को पास आउट हो जाओगे ना स्कूल से, तब भी ये सारा प्रोसीजर चलने वाला है। सेम वे फैमिली की अगर हम बात करें, तो फैमिली में अपनी कुछ वेज होते हैं कि आपको किस तरह से फैमिली में बिहेव करना होगा। आपने कुछ फैमिलीज देखी होंगी कि जहां पर जैसे आप डाइनिंग टेबल पे हो तो कुछ एटिकेट्स होते हैं कि आपको उस टाइम पे फोन यूज नहीं करना है, आपको उस टाइम पे ज्यादा बोलना नहीं है, आप शांति से अपना खाना खाइए, ठीक है। बहुत से ऐसे एटिकेट्स हो गए, ऐसे बिहेवियर कि आपको किस तरह से बिहेव करना, आपको बड़ों को एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट किस तरह से जो है उनको रिस्पेक्ट करना है, मैरिज प्रैक्टिसेस कैसी होंगी, नोशंस ऑफ रिलेशनशिप, ड्यूटीज, एक्सपेक्टेशन, किसकी क्या ड्यूटी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो मदर होती है वो पूरा हाउस होल्ड वर्क जो होता है वो पूरा देखती हैं, डोमेस्टिक कोर्स देखती हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो लेके आती हैं। फादर जो होते हैं वो बाहर जो है मतलब अपनी जॉब वगैरह करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो हर एक फैमिली का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो फैमिली या वो स्कूल चल रहा होता है। Even as old members of the family or school में pass away and new members enter, the institution yet goes on. मान लो कि जैसे फैमिली है, फैमिली में अभी 5 मेंबर्स हैं, इनमें से मान लो कोई बहुत ओल्ड थे, 80-90 उनकी एज थी, तो उनकी डेथ हो गई, अब 4 बचे। मान लो इन 4 में से जो है 2 की शादी, मतलब जो भी हैं, जो भी यहाँ पर कपल होगा उनका जब बच्चे होंगे, बेबी होंगी, तो क्या हो गया, मान लो ये फैमिली 6 हो गई। अब आपकी चाहे फैमिली में से कोई मेंबर कम हो जाए, चाहे उसमें कोई न्यू एंटर हो जाए, स्कूल में से चाहे कितनी स्टूडेंट्स पास आउट हो जाए और कितनी स्टूडेंट्स न्यू आ जाएं, इसके बाद भी जो स्कूल के या फैमिली के अपना जो एक सिस्टम होता है वो चलता रहता है। Yet we also know that changes do take place within the family and in school. लेकिन इसके साथ में जब भी किसी भी चेंज की रिक्वायरमेंट होती तो वो चेंज भी होता है। क्लियर, आपने ऐसे बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अगर किसी चीज़ में चेंज लाने की ज़रूरत हमको लग रही है, स्कूल में कोई रूल है या कोई भी चीज़ न्यू ऐड हो रही है, तो जहाँ भी लगेगा चेंज वहाँ चेंज आएगा। फैमिली में आपको दिखेगा धीरे धीरे किसी चीज़ों में चेंज भी आता है, मे बी आइडियाज़ में ही चेंज आ रहा है। सो इन शॉर्ट, आपकी चाहे स्कूल हो चाहे आपकी फैमिली हो, वहां पर भी कुछ एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये चल रहे होते हैं। और ऐसा सिर्फ स्कूल या फैमिली में नहीं होता, ऐसा हर एक इंस्टीट्यूशन में होता है, ठीक है। और उनमें जो है चेंजेस भी आते हैं। सो ये चेंज भी आना चाहिए, साथ ही साथ में जो एक स्टेबिलिटी है वो भी बना रहनी चाहिए। नाउ द अबव डिस्कशन एंड एक्टिविटी शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज एज बिल्डिंग्स दैट आर एट एवरी मोमेंट बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड बाय द वेरी ब्रिक्स दैट कंपोज देम। जैसे अब हमने एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया कि बिल्डिंग जो है ब्रिक्स वगैरह से मिलके बनी हुई है। अब बहुत बार आपने देखा है बिल्डिंग्स का रेनोवेशन भी तो होता है, कभी कभी जो है बिल्डिंग्स खराब हो जाती हैं, क्रैक्स आ जाती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। साथ ही साथ में हम उनको रेनोवेट भी करते हैं। हम पूरी बिल्डिंग को जो है खत्म करके न्यू बिल्डिंग नहीं बनाते, हम उसको क्या करते हैं, री इनोवेशन करते हैं उसके अंदर।
सेम प्रोसेस में जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वहां पर स्टेबिलिटी भी है और वहां पर चेंजेस भी हैं। क्लियर है? वहां क्या है? वहां स्टेबिलिटी भी है, स्टेबल भी होना चाहिए, चीजें जैसी चल रही हैं, रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज नॉर्म्स सब रहना चाहिए, साथ ही साथ में जब भी जरूरत हो तो उसमें चेंजेस भी आने चाहिए। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी रिप्रोड्यूस भी होगी। तो इस तरीके से एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शन करता है। फॉर एज वी सॉ फॉर आवरसेल्व्स, ह्यूमन बीइंग्स इन स्कूल और फैमिलीज डू ब्रिंग चेंजेस टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर इवन व्हाइल introducing changes. They cooperate at various levels in their everyday lives towards this reproduction, and no less true is the fact that they also compete with each other, often viciously and ruthlessly. अब ये जो हम बोल रहे हैं कि चेंजेस भी आते हैं स्ट्रक्चर में और साथ ही साथ में स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, तो उन चेंजेस को लाने के लिए एक सोसाइटी में, चाहे स्कूल में चाहे फैमिली में, कोऑपरेशन भी जरूरी है। जस्ट सपोज ये एक सोसाइटी है, ठीक है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये चल रही है। अब हमको लगे कल को कि इसमें इस एक चीज को, इस एक पर्टिकुलर आइडिया में हमको चेंज लाने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में पहले मॉडर्न आइडियाज नहीं थे, धीरे धीरे इंडिया में मॉडर्न आइडियाज आए, इंडिया भी मॉडर्नाइज हुआ। तो वो क्या हुआ कि हमने हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आए। तो जब भी चेंजेस आते हैं तो हो सकता है कि कोई कॉपरेट ना करे, हो सकता है सभी कॉपरेट करें, सभी के कॉपरेशन के साथ ही चेंज आएगा। जैसे सपोज इतने सेक्शन जो है सोसाइटी के वो कॉपरेट करने को मना कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कंपटीशन भी होता है साथ ही साथ में, तो इसीलिए कंपटीशन भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा एक दूसरे के साथ में, बट चेंजेस भी रिक्वायर है। द फैक्ट रिमेन्स दैट अलोंग विद कोऑपरेटिव बिहेवियर वी आल्सो विटनेस सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। अब कोऑपरेशन के साथ साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जो हम आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, ये तीनों हमें पढ़ना है। एंड इसके साथ में हम समझेंगे कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोकते हैं, कंपटीशन कैसे सोसाइटी में होता है और कैसे कोऑपरेशन सोसाइटी में बना रहता है। सो इन शॉर्ट, आपने अभी तक जो भी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में सुना समझा, उसको अगर हम एनालाइज करें, एक कंक्लूजन दे, सो इट इज बेसिकली क्या है ये सारी चीजें कि कैसे जो सोसाइटी है उसमें ह्यूमंस बिहेव करेंगे, उनके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स होंगे, कौन से आइडियाज होंगे, कौन सी वैल्यूज होंगी, कौन से बिलीव्स होंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मिलके एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? सोशल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आई होप सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, क्या इसका मीनिंग होता है। ठीक है, सुनने में हमको बहुत ही इजी सा टर्म लगता है। जैसे मैंने कहा सोशल स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे हाँ सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है। मैं बोलूँ उसको डिटेल में डिस्क्राइब करके बताओ कि कैसे स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी पता है हमें, बट हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। तो ये जो मैंने आपको यहाँ तक सारी चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाया, उसके पीछे रीजन यही है कि आपसे कल को कोई पूछ ले सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको उस चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका ये मीनिंग होता है और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा? आई होप सो। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट इसी में हम कुछ आइडियाज देखने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड, लाइक एमाइल डर्कीम एंड कार्ल मार्क्स। इन दोनों के आइडियाज को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर 4 जो होगा इसी बुक में, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट, उसमें हम वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट के आइडियाज को डिस्कस करेंगे, जहां हम एमाइल डर्कीम, कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। बट बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर को लेकर इन दोनों के क्या आइडियाज थे वो हम समझते हैं। सो देखो, a major theme pursued by Emile Durkheim is that the societies exert social constraint over the actions of their members. Durkheim argued that society has primacy over the individual person. इमाइल डर्कीम के जो बेसिक आइडियाज हैं उसमें वो ये बोलते हैं कि सोसाइटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि जो सोसाइटी इंडिविजुअल से मिलके बनी है वो सोसाइटी इंडिविजुअल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों बोलते हैं? वो ये बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेके कि जो सोसाइटीज़ होती हैं
वो इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअल जो मेंबर होते हैं उनके एक्शंस को कॉन्स्ट्रेन करती हैं, कि मतलब कि सोसाइटीज बताती हैं कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, सोसाइटीज बताएंगे आपको किस तरह से एक्शन करना है, सोसाइटी बताएगी कि आपकी रिलेशनशिप इस सोसाइटी के अंदर कैसी होनी चाहिए, किसके साथ में होनी चाहिए। ये किसका व्यू पॉइंट है? ये इमाइल डर्कीम का व्यू पॉइंट है। वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से भी बढ़कर है। सोसाइटी इज फार मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स, इट हैज फर्मनेस और सॉलिडिटी कंपेरेबल टू स्ट्रक्चर्स इन द मटेरियल एनवायरनमेंट। वो ये बोलते हैं कि भले ही ये सोसाइटी इंडिविजुअल पर्सन्स से मिलके बनी हुई है, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं साथ में आगे तो सोसाइटी बन गई, मानते इस बात को, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सोसाइटी के अंदर फर्मनेस होती है, सॉलिडिटी होती है, यानी एक मतलब बहुत ही दृढ़ता बोलते हैं ना जिसको, वो एक चीज होती है, साथ ही साथ में फर्मनेस भी होती है, यानी कि एक जो सोसाइटी है वो बहुत ही फर्म भी है, वो बहुत ही रिजिड भी है, दोनों चीजें उसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं। ये सोसाइटी इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। सो इन शॉर्ट, जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को कांस्टेंट कौन कर रही है? सोसाइटी कर रही है। तो कुछ इस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर होता है। नाउ थिंक ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ रूम विद सेवरल डोर्स। अब आप एक एग्जांपल लो, आप सोचो कि कोई पर्सन है जो कि एक रूम में है और उस रूम में बहुत सारे डोर्स हैं, वो उस रूम में है और उस रूम में बहुत सारे डोर्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द रूम कॉन्स्टेंट्स द रेंज ऑफ हिज और हर पॉसिबल एक्टिविटीज। अब जैसे सपोज मैं एक रूम में हूँ और ये रूम है पूरा, ठीक है, ये एक फर्स्ट वॉल यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है और ये फोर्थ मेरे पीछे है, यहाँ पर बहुत सारे डोर्स हैं, तो मुझे कौन से डोर से निकलना होगा, और मतलब ये सारी चीजें कौन कांस्टेंट कर रहा है? वो रूम कांस्टेंट कर रहा है। मेरी अपनी एक्टिविटीज को कौन कांस्टेंट कर रहा है? वो रूम जो है वो कांस्टेंट कर रहा है। मैं सोचूं कि मैं ये दीवार तोड़ के चली जाऊं तो क्या इस बात का कोई सेंस होगा? नहीं होगा, और ना ही मैं वो चीज कर सकती हूँ। सो इसीलिए मुझे उन्हीं डोर्स के थ्रू जो है निकलना है, वहीं से जाना है। द प्लेसिंग ऑफ द वॉल्स एंड डोर्स फॉर एग्जाम्पल डिफाइंस द रूट्स ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। जहां भी वॉल होगी, जहां भी डोर होगी, वो बताएंगे कि मुझे कहां से निकलना है और मुझे कहां से एंट्री लेनी है। तो इसी तरह से सेम वे में जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, हमारे ऊपर कितनी सारी लिमिट्स होंगी, हमारे पास में कितनी ज्यादा फ्रीडम होगी। तो कुछ इस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर होता है। इट इज एक्सटर्नल टू अस जस्ट एज द वॉल्स ऑफ द रूम आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूम के अंदर हूं तो कितनी भी डोर्स हो, कुछ भी हो, अगर मुझे रूम से बाहर जाना ही नहीं है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मुझे रूम से बाहर जाना है तो मुझे इन वॉल्स से, मुझे इन डोर्स से फर्क पड़ेगा। वैसे ही सेम वे में जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो आपको एक्सटर्नली अफेक्ट करता है, ना कि इंटरनली। बट इन शॉर्ट, ये तो इमाइल डर्कीम के व्यूज थे जिन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे ही, बट उनका जो एक कहना था सोशल स्ट्रक्चर को लेके वो ये था कि ये हमारे बिहेवियर को कॉन्स्ट्रेन कर रहा है, ठीक है, हमारे इन द सेंस इंडिविजुअल के बिहेवियर को कॉन्स्ट्रेन करके रखता है। नेक्स्ट जो इसमें थिंकर है दैट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के क्या आइडियाज से उसे हम शॉर्ट में समझेंगे। देखो, अदर सोशल थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स वुड एम्फसाइज द कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बट वुड एट द सेम टाइम स्ट्रेस ह्यूमन क्रिएटिविटी और एजेंसी टू बोथ रिप्रोड्यूस एंड चेंज सोशल स्ट्रक्चर। अब कार्ल मार्क्स भी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके कांस्टेंट्स की ही बात करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर कांस्टेंट करता है इंडिविजुअल को, बट उनका स्ट्रेस ज्यादा इस एक चीज पर होता है कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है या जो ह्यूमन एजेंसी है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकती है और वो साथ ही साथ में चेंज भी कर सकती है सोशल स्ट्रक्चर को। जो कार्ल मार्क्स है उनके आइडियाज बहुत डिफरेंट है। जहां इमाइल डर्कीम सोसाइटी पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, वहीं कार्ल मार्क्स जो है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। मार्क्स ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है दे मेक हिस्ट्री but not as they wish to or in conditions of their choice but within the constraints and possibilities of the historical and structural situation that they are in। वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स हिस्ट्री बनाते हैं, बट वो हिस्ट्री वैसी नहीं बनाते जैसी वो चाहते हैं, बल्कि वो हिस्ट्री वैसी बनती है जिस हिसाब से सोसाइटी और सोसाइटी का स्ट्रक्चर उन्हें कॉन्स्ट्रेन करता है, जिस सोसाइटल स्ट्रक्चर में वो हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से कार्ल मार्क्स जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर भी कांस्टेंट करता है। इमाइल डर्कीम भी यही बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर आपको रेगुलेट करता है। मतलब कार्ल मार्क्स नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, इमाइल डर्कीम पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं कि वो आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है अगर वो आपको कांस्टेंट कर रहे हैं तो। क्लियर है? आया समझ में? तो आई होप सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ में आया होगा। इमाइल डर्कीम और कार्ल मार्क्स इन दोनों के क्या आइडियाज हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेके वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड थीम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत अच्छे से देखो पढ़ा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 में, बट ऐसा नहीं है कि वहां पढ़ा है तो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी। उसका मीनिंग जो है एक बार यहाँ भी रिकॉल कर लेते हैं।
Now, social stratification refers to the existence of structured inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic reward. Social stratification का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी है, ठीक है, जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कास्ट है, ट्राइब्स है, क्लास है, ठीक है, पीयर ग्रुप्स हो गए, फैमिलीज हो गई आपकी, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स होते हैं सभी ग्रुप्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज होती है, मतलब कि उनके स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटीज हैं। सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सोशल ग्रुप्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटीज हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स में जो ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं है। नाउ while all societies involve some forms of social stratification, modern societies are often marked by wide differences in wealth and poor. अब जो मतलब नॉर्मल जो सोसाइटीज़ होती हैं वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उनमें भी होते हैं, बट बेसिकली जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो किस एक चीज़ के स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, कैसे डिफरेंसेस की बात करते हैं, वो बात करते हैं वेल्थ और पावर के डिफरेंसेस की। पावर किसके पास में है, वेल्दी कौन है। सो यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझा जाता है मॉडर्न सोसाइटीज में। कैसे, इकोनॉमिक यानी वेल्थ के बेसिस पर, एंड पॉलिटिकल यानी आपकी पावर के बेसिस पर। इन दोनों बेसिस पर जो है समझा जाता है कि एग्जैक्टली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मॉडर्न सोसाइटीज में कैसी होती है। Now, while the most evident forms of stratification in modern societies involve class divisions, others like race and caste, region and community, tribe and gender also continue to matter as the basis of social stratification. Modern societies में basically stratification class based होती है, like rich class, middle class, poor class, etc. etc. और दूसरी societies में race के basis पे, caste के basis पे, gender के basis पे, region, community, tribe etc. इन basis पर भी social stratification होती है। यानी society में जो inequalities होती हैं वो class based होती हैं, gender based होती हैं, race based, caste based, region based, community based etc. etc. ऐसी स्ट्रैटिफिकेशंस, ऐसी इनइक्वालिटीज होती हैं। Now, social stratification as a part of the broader social structure is likewise characterized by a certain pattern of inequality. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो कि सोशल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें ह्यूमंस कैसे एक्शन करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप होंगी, और इसी के अंदर आती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब जैसे सपोज ये एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आएगी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसके अंदर आती है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर बड़ा पार्ट है, पूरी सोसाइटी में कैसे एक्शन होगा, कैसे रिलेशनशिप होगी, उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोसाइटी के अंदर कैसे ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, उन ग्रुप्स में कौन कौन सी इनइक्वालिटीज होंगी। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इसमें भी जो है पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटीज हमको देखने को मिलती हैं। नाउ, inequality is not something which is randomly distributed between individuals in society. It is systematically linked to membership in different kinds of social groups. अब inequality ऐसी inequality नहीं होती है कि individuals के बीच में जो है भेदभाव करना, इस तरीके से की inequality नहीं, बल्कि जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स किस तरह से होंगे, उनकी जो मेंबरशिप होगी उसकी बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो जो रिच क्लास है, जो आपकी एक पुअर क्लास है, ठीक है, एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास है, तो जितने भी मेंबर्स होंगे रिच क्लास में वो उनके बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन इसके सारे मेंबर्स और इसके सारे मेंबर्स इनके बीच में इनइक्वालिटी है। Members of a given group will have features in common, but if they are in a superior position, they will usually see to it their privileged position in passed on to their children. मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी है, ये हमारी रिच क्लास है, यहाँ पर ये हमारी मिडिल क्लास है और ये हमारी पुअर क्लास है, तो इनके बीच में आपस में इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि इनमें इनइक्वालिटी है, इनमें इनइक्वालिटी है, और इनमें इनइक्वालिटी है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक चीज़ सोची जाती है कि जैसे रिच पीपल हैं, बहुत प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनके पास में तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे एक्सेस हैं रिसोर्सेज को लेके, तो ये सारी चीज़ें उनके बच्चों को भी पास ऑन होने वाली हैं।
ठीक है, ये एक चीज सोची जाती है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू द आइडिया दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अ पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ अनइक्वल ग्रुप्स एंड यूजुअली इंप्लाइज दैट दिस स्ट्रक्चर टेंड्स टू परसिस्ट अक्रॉस जनरेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट ये एक चीज दिखाता है कि सोसाइटी डिवाइडेड है, सोसाइटी में बहुत सारे अनइक्वल ग्रुप्स हैं और ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली है, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम एक डिस्टिंक्शन समझें डिफरेंट एडवांटेजेस को लेके विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड unequally. It is necessary to distinguish between different advantages which can be distributed unequally. Unequal distribution है, ठीक है, तो unequal distribution में किस तरह के advantages होते हैं लोगों के पास में वो हमको समझना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे privileged groups की, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने रिच क्लास ली है तो रिच क्लास में बहुत सारे प्रिविलेजेस होंगे। तो किस तरह के प्रिविलेजेस होते हैं, वैसे कास्ट में जैसे अपर कास्ट है लोअर कास्ट है तो अपर कास्ट के पास में प्रिविलेजेस हैं, तो वो प्रिविलेजेस को यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बेसिक फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस होते हैं प्रिविलेज्ड ग्रुप के पास में। First है life chances. Now all those material advantages which improve the quality of life of the recipient, this may include not only economic advantages of wealth and income but also benefits such as health, job security and recreation. अब जितने भी material advantages होते हैं आपकी लाइफ को improve करने में, इसमें सिर्फ wealth या सिर्फ और सिर्फ income नहीं आएगी बल्कि आपके पास में बहुत अच्छी जॉब है और आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आपके पास में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आप रिक्रिएशनल बेनिफिट्स हैं आपके पास में बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी वेल्थ है, इनकम है, आपकी अच्छी हेल्थ है, आपके पास में बहुत अच्छी एजुकेशन है, तो यानी आपके पास में प्रिविलेजेस है। तो लाइफ चांसेस सबसे पहला प्रिविलेज होता है। सेकंड सोशल स्टेटस, सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं उनकी नजरों में आप एक बहुत ही हाई स्टैंडिंग पोजीशन पर हो, आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन पर हो। थर्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास में पावर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न सोसाइटीज में स्ट्रैटिफिकेशन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होती है, तो इकोनॉमिक वेल्थ इनकम स्टेटस के बेसिस पर होगी और पावर होगी आपकी पॉलिटिकल, मतलब पावर होगी पॉलिटिकल बेसिस पर। क्लियर है, तो आप जो है डोमिनेट कर सकते हो, आपके पास में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आप जो है डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो इस तरह से जो है प्रेस्टीज होते हैं लोगों के पास में, जो भी मतलब बहुत ही एडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, जिनके पास में बहुत सारे प्रेस्टीज होते हैं, तो उनको ये सारे एडवांटेजेस होते हैं कि उनका एक सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, उनके पास में बहुत सारे लाइफ चांसेस हैं और साथ ही साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी वो कर सकते हैं। सो द अबव डिस्कशन ऑन द 3 सोशल प्रोसेसेस विल रिपीटेडली ड्रॉ अटेंशन टू द मैनर दैट डिफरेंट बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लाइक जेंडर और क्लास कॉन्स्टेंट सोशल प्रोसेसेस। तो जैसे अभी हमने समझा, हमने क्लास का एग्जांपल लिया, अब वहीं जेंडर का एग्जांपल ले लो। जेंडर है उसमें मेल हो गए फीमेल हो गए, तो मेल्स के पास में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, उतने एडवांटेजेस फीमेल के पास में नहीं होते। मेल को सिक्योरिटी है, फीमेल को सिक्योरिटी नहीं है, बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये डिस्कशन क्या एक चीज हमें बताता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर होती है और ये जो 3 सोशल प्रोसेसेस हैं ये बार बार हमारा अटेंशन बताते किसकी तरफ ले जाते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ, कि सोसाइटी जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ द अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एंगेज इन कंपटीशन, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट आर शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब किस तरह से सोसाइटी में कंपटीशन होगा, किस तरह से जो है सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, किस तरह से सोसाइटी कोऑपरेट करेगी, ये हमको पता चलता है सोशल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में कितने ज़्यादा सोशल रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, उतना ज़्यादा कंपटीशन, उतना ज़्यादा कॉपरेशन, उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होगा। और ये कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, ये तीनों किसके थ्रू होने वाले हैं, सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल पुअर कंपटीशन करेगा किसके साथ में, रिच के साथ में, रिच के साथ में तो नहीं कर सकता, मिडिल क्लास के साथ में कर लेगा। फीमेल जो हैं वो कंपटीशन करेंगी मेल्स के साथ में, ठीक है। और इसी के साथ साथ में कॉपरेशन भी होगा, जो सेम क्लासेस के होंगे, सेम ग्रुप के होंगे, वो कॉपरेट भी करेंगे। और जब मान लो डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। सो एट द सेम टाइम ह्यूमंस डू एक्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दैट एग्जिस्ट। तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई भी करते हैं स्ट्रक्चर को और उस स्ट्रैटिफिकेशन को जो एग्जिस्ट करती है। तो अभी हमने जो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझा, तो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, दोनों चीज इवॉल्व होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस हमको इनमें देखने को मिलते रहते हैं,
क्लियर है? ये आया समझ में कि चेंजेस जो है वो सोसाइटी में आते रहते हैं, हमको जो भी सिस्टम में जिस भी तरीके का मॉडिफिकेशन चाहिए है वो हम करते रहते हैं। सो सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है वो आ गया, आई होप समझ में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ गया समझ में कि सोसाइटी जो है बड़ी ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, किन बेसिस पर होती है वो हमने समझ लिया। जो एडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप्स होते हैं, उन्हें किस तरह के एडवांटेजेस होते हैं, कैसे पूरी सोसाइटी का जो सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, ये इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया है। बेसिकली आपको इस लेक्चर में क्या सारी चीजें समझनी थी कि एग्जैक्टली सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जैक्टली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं होगा? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्लियर है? आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपको जो है बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है? आगे समझ में? अब एक और चीज समझ लो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो वैसे तो आपको यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं ही, बहुत इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स ऐप आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, उस पर आप जैसे गूगल में एंटर करोगे, उसको क्लिक करोगे, सो आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक एनटीएससी होगा, ओलंपियाड होगा, वन शॉट रिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उस पर क्लिक करना, क्लास कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोज आ जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोज आ जाएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आ जाएंगे। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है उसके आगे वॉच नाउ का बटन रहेगा, वॉच नाउ पे आपने क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो, बट अकेले के लिए नहीं पढ़ना, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताना कि मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी मीडियम चैनल है जिसमें आपको सभी लेक्चर्स हिंदी मीडियम में भी मिलते हैं, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो फटाफट इसको भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको आज के ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे वीडियो सब कुछ आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा वेबसाइट पर, ऐप पर। आपको बुक वाइज चाहिए, क्लास वाइज चाहिए, कोर्स वाइज चाहिए, सब कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।